सभी दर्शकों का प्रतिज्ञा 21 चैनल में हार्दिक स्वागत है। आज इंग्लिश का टॉपिक लेते हैं फिगर्स ऑफ स्पीच। उसके बारे में अध्ययन करते हैं संक्षिप्त रूप से। फिगर्स ऑफ स्पीच। तो जो ये फिगर्स ऑफ स्पीच हैं, इनको अगर हिंदी में समझा जाए तो ये अलंकार है। ये अलंकार हैं, जैसे हम लोग हिंदी में अध्ययन करते हैं तो ये भी अंग्रेजी में अलंकार ही हैं। अब इसमें होते तो ये बहुत सारे हैं, मोर देन 30 या 40। अब यहाँ पर हमारी परीक्षा से संबंधित जो बेहद उपयोगी हैं, चर्चा केवल उन्हीं की करेंगे, फिगर्स ऑफ स्पीच की। तो पहले हम चर्चा करते हैं सिमली। पहला जो फिगर ऑफ स्पीच है वो कौन सा है, हमने सिमली लिया। और इसमें होता क्या है ये भी समझना है। होता ये है, इसमें दो वस्तुओं की तुलना, दो वस्तुओं की क्या करेंगे, तुलना होती है, तथा लाइक, सो, एज, ये तीन शब्दों का भी प्रयोग होता है, कहने का मतलब यह है कि जिस सेंटेंस में सिमली फिगर्स ऑफ स्पीच होगा तो उसमें ये लाइक या तो प्रयोग होगा, या वर्ड सो प्रयोग होगा, या एज होगा। ऐसा नहीं हो सकता कि तीनों वर्ड एक ही सेंटेंस में आ जाएं, ऐसा नहीं होगा। ये जो फिगर ऑफ स्पीच है सिमली, इसमें सेंटेंस में कोई एक ही वर्ड यूज होगा, या तो लाइक होगा, या सो होगा, या एज होगा। अब एग्जाम्पल से देखते हैं। पहला एग्जाम्पल लेते हैं भाई, लाइफ इज लाइक अ ड्रीम। क्या लिया हमने, पहला सेंटेंस, लाइफ इज लाइक अ ड्रीम, जीवन एक स्वप्न की तरह है। तो यहां पर हमने एक वर्ड ये देखा, तुलना हो रही है, एक वर्ड ये देखा, दो वर्ड हो गए, दो शब्द हो गए, एक लाइफ हो गया, एक ड्रीम हो गया। इन दोनों की तुलना की गई है कि जीवन जो है एक सपने की तरह है, सपने की तरह होता है। जीवन जो है एक सपने की तरह होता है। इस सेंटेंस का हिंदी अनुवाद तो यही हुआ। तो यहाँ पर आप देख ही रहे हैं, जीवन की तुलना किससे की जा रही है, सपने से। तो ये बात बिल्कुल सही है, इसमें दो वस्तुओं की तुलना होती है, तथा लाइक, सो, एज शब्दों का भी प्रयोग होता है। तो इसमें ये वर्ड जो आया है लाइक, ये भी शर्त पूरी कर गया। तो आपकी समझ में ये आ गया कि सिमली वाला जो सेंटेंस होगा, जिसमें फिगर ऑफ स्पीच होगा सिमली, उसमें ये शब्द का प्रयोग जरूर किया गया होगा। दूसरा सेंटेंस और देख लेते हैं तो और समझ में आएगा। वर्ड्स आर लाइक लीव्स। वर्ड्स आर लाइक लीव्स, यानी जो शब्द होते हैं वो किसकी तरह होते हैं, लीव्स, पत्तियों की तरह होते हैं। यहां भी लाइक। तीसरा एक और देते हैं एग्जाम्पल, द नाइट इज एज डार्क एज अ ब्लैक स्टोन। यहां पर जो एग्जाम्पल तीसरा लिया गया है उसमें क्या है, द नाइट इज एज डार्क एज अ ब्लैक स्टोन। अब यहां पर ये एज शब्द का प्रयोग हुआ है। अब आप अपने जो टेक्स्ट बुक है उसमें देख लीजिएगा, ग्रामर की बुक में इसके अतिरिक्त और बहुत सारे एग्जाम्पल्स दिए हुए हैं। तो ये सब उसमें जरूर पूरी हो रही होगी, किसमें, सिमली वाले में। तो कन्फर्म
ये सिंपली आपको समझ में आ गया। आगे दूसरा देखते हैं। दूसरा फिगर्स ऑफ स्पीच, दूसरा है मेटाफर। ये मेटाफर क्या बताता है? दो वस्तुओं की तुलना तो होती है, लेकिन इनमें लाइक एज सो शब्दों का प्रयोग नहीं होता। अब फर्क दोनों में क्या है, सिमिली में और मेटाफर में, कि भाई तुलना तो उसमें भी हो रही है और तुलना इसमें भी हो रही है। फर्क सिर्फ इतना है कि इसमें इन शब्दों का प्रयोग नहीं होगा। बस समझ में आ गया इतना। अब इसको एग्जाम्पल की मदद से और समझ लेते हैं। पहला सेंटेंस वही, लाइफ इज अ ड्रीम। लाइफ इज अ ड्रीम, जीवन क्या है? एक स्वप्न है। वहां लाइक वर्ड प्रयोग किया गया था सिमिली में, यहां पर वो लाइक वर्ड प्रयोग नहीं किया और सीधा लाइफ इज अ ड्रीम, जीवन एक स्वप्न है। दूसरा सेंटेंस और लेते हैं, द वर्ल्ड इज अ स्टेज। द वर्ल्ड इज अ स्टेज, इसका मतलब क्या हुआ? जीवन एक रंगमंच है। जीवन क्या है? एक रंगमंच है जहाँ पर नाटक किया जाता है। हम सभी लोग नाटक ही कर रहे हैं। कोई किसी का पात्र बना हुआ है, कोई किसी का पात्र बना हुआ है। जीवन में करते सब नाटक ही हैं। और नाटक, क्योंकि यहाँ सेंटेंस दिया है द वर्ल्ड इज अ स्टेज, और सब अपना अपनी भूमिका निभाने के बाद इस दुनिया से चले जाते हैं, लेके तो कोई कुछ जाएगा नहीं। यहाँ पर सिर्फ अपना रोल अदा करना है। आप किस फॉर्म में खड़े हुए हैं और कहाँ खड़े हुए हैं, क्या रोल कर रहे हैं, तो वही है। दूसरा, दो एग्जाम्पल आपको समझ में आया। यहाँ पर भी तुलना हो रही है, द वर्ल्ड इज अ स्टेज। स्टेज की तुलना किससे हो रही है? वर्ल्ड से। लाइफ की तुलना किससे हो रही है? यहाँ पर ड्रीम से, सपने से। तीसरा सेंटेंस और लेते हैं, ही इज अ मैन ऑफ आयरन विल। लो, फिर यहां पर तुलना हुई, ही इज अ मैन ऑफ आयरन विल। आयरन विल का मतलब है पक्का इरादा वाला व्यक्ति। वह जो व्यक्ति है उसका इरादा कैसे? पक्का। तो क्या बन गया ये आपका तीसरा एग्जाम्पल। यहां भी तुलना हो गई आयरन विल से, किसकी? आदमी की। इस तरह से आपने मेटाफर समझा, सिमिली समझा, मेटाफर समझा। अब समझते हैं पर्सोनिफिकेशन। पर्सोनिफिकेशन ये क्या है भाई, इसको भी समझ लेते हैं। मानवीकरण, भाई इसी शब्द से पूरा अर्थ निकल के आ गया। मानवीकरण, पर्सोनिफिकेशन करते क्या है? इसमें निर्जीव वस्तु और विचारों को सजीव मान लिया जाता है। इसमें निर्जीव वस्तु और विचारों को सजीव मान लिया जाता है। अब एक मान के देखते हैं एग्जाम्पल से। पहला एग्जाम्पल है, एक्सपीरियंस इज द बेस्ट टीचर। भाई एग्जाम्पल क्या दिया हुआ है? एक्सपीरियंस इज द बेस्ट टीचर। अनुभव ही सबसे बड़ा अध्यापक है। और निर्जीव को सजीव से जोड़ दिया इसने।
टीचर तो सजीव ही है, एक्सपीरियंस निर्जीव, तो निर्जीव को सजीव से जोड़ दिया, भाई यही ऊपर है, निर्जीव वस्तु और विचारों को सजीव मान लिया जाता, मान लिया। और ये आपका कौन सा हो गया ऐसा फिगर ऑफ स्पीच? पर्सोनिफिकेशन। भाई क्लियर। दूसरा एग्जांपल और लेते हैं, लव इज ब्लाइंड। दूसरा एग्जांपल क्या है? लव इज ब्लाइंड। प्रेम अंधा है, यही मतलब हुआ, लव इज ब्लाइंड, प्रेम अंधा है, प्रेम अंधा होता है। अब अंधा तो व्यक्ति ही होता है, तो ये दो शब्द लव और ब्लाइंड, इनके बीच में क्या हो रहा है? ये मानवीकरण। लव इज ब्लाइंड, प्रेम को यानी ये लव को सजीव से जोड़ दिया गया। तीसरा और एग्जाम्पल देखते हैं, आई एम द डॉटर, आई एम द डॉटर ऑफ अर्थ एंड वाटर। एक सेंटेंस ये भी लिया गया, आई एम द डॉटर ऑफ अर्थ एंड वाटर। तो यहां पर भी अर्थ एंड वाटर निर्जीव को और ये सजीव डॉटर, इससे जोड़ दिया गया। ठीक है, मान लिया गया, आई एम द डॉटर ऑफ अर्थ एंड वाटर। भाई 3 एग्जाम्पल से आसानी से समझ में आ गया होगा, उम्मीद तो यही है। इसके बाद पर्सोनिफिकेशन के बाद देखते हैं, अब तक हम कितने समझ चुके हैं? 3 समझ चुके हैं, सिम्बली समझ चुके हैं, मेटाफर समझ चुके हैं और पर्सोनिफिकेशन। अब आता है चौथा नंबर पर, यह है एपोस्ट्रोफी। एपोस्ट्रोफी का मतलब है संबोधन। एपोस्ट्रोफी संबोधन, इसमें मरे हुए व्यक्ति या अनुपस्थित व्यक्ति, मरे हुए व्यक्ति या अनुपस्थित व्यक्ति और मानवीय कृत पदार्थ या विचार को स्पष्ट रूप से संबोधित किया जाता है। इसमें मरे हुए व्यक्ति, अनुपस्थित व्यक्ति और मानवीकृत पदार्थ या विचार को स्पष्ट रूप से संबोधित किया जाता है। अब एग्जाम्पल से समझते हैं। ओ जूलियस सीजर, thou art mighty yet। जूलियस सीजर, ओ जूलियस सीजर, thou art mighty yet, तू अभी भी इतना ताकतवर है, तो अभी भी इतना ताकतवर है, यानी मरने के बाद भी। वो एक प्ले है जूलियस सीजर, उसमें ये मेन कैरेक्टर है जूलियस सीजर। तो इसकी स्टोरी में अगर जाया जाए तो पता चलेगा कि इसको षड्यंत्र से मार दिया था और मरने के बाद भी ये बहुत ताकतवर बना भूत के रूप में। तो ओ जूलियस सीजर, thou art mighty yet। अब हम इसकी कहानी में तो नहीं जा रहे हैं, हम जा रहे हैं सिर्फ अपॉस्ट्रोफी पर। तो एक चीज तो ये कि इसमें एक्सक्लेमेटरी मार्क का यूज होता है। इस टाइप के जो सेंटेंस होंगे, यानी जिसमें अपॉस्ट्रोफी होगा, तो एक तो एक्सक्लेमेटरी मार्क का यूज होगा। और भाई इसमें ये ओ
वर्ड से शुरू होंगे, आगे पीछे कहीं भी हो सकते हैं, एक जनरल पहचान बता रहा हूँ मैं। दूसरा क्वेश्चन मार्क भी यूज हो जाता है, तो इस तरह से हम इसकी पहचान कर लेते हैं कि इसमें कौन सा फिगर ऑफ स्पीच दिया हुआ है। ये पहला एग्जाम्पल। दूसरा एग्जाम्पल और देख लेते हैं भाई। ओ हैवी, लाइटनेस, सीरियस, वाइनिटी। देखो अभी मैंने बताया था एक्सक्लेमेटरी मार्क यहाँ भी हो रहा है, यहाँ भी प्रयोग हो रहा है, ये भी हो रहा है, ये भी हो रहा है, तो अपॉस्ट्रोफी है। तीसरा एग्जाम्पल और, ओ ग्रेस, वेयर इज दाई विक्ट्री, या तीसरा एग्जाम्पल भी दे दिया। तो इस तरह के जो सेंटेंस होंगे उनमें ये आपकी पहचान के रूप में जरूर नजर आएंगे। तो इसमें कौन सा फिगर ऑफ स्पीच होगा? अपॉस्ट्रोफी। भाई ये पूछा कम जाता है इसी वजह से कि इसे तो आसानी से लोग मतलब स्टूडेंट बता देंगे, तो ये बहुत कम पूछा जाता है। बाकी सारे महत्वपूर्ण हैं, पूछे गए हैं। अगला देखते हैं हाइपरबोल। ये क्या है? ये अतिशयोक्ति। इसका मतलब क्या है? अतिशयोक्ति। इस शब्द का ही मतलब है अपने आप में किसी बात को बड़ा चढ़ाकर कहना, भाई अतिशयोक्ति हुई। और क्या हुआ? किसी बात को बड़ा चढ़ाकर कहना। अब इसका एग्जाम्पल देखते हैं भाई। पहला एग्जाम्पल, शी शेड oceans ऑफ टीयर्स। भाई ऐसे उसने आंसू बहाए, oceans ऑफ टीयर, भाई कई समुद्र भर गए, ऐसा हो सकता है क्या? दूसरा, their chief was mountain high. Their chief was mountain high. उसका जो उनका देयर मीन्स उनका जो मुखिया है, चीफ, माउंटेन हाई, पर्वत के बराबर ऊंचा है। भाई अब तो ये बड़ा चढ़ा के ज़्यादा बात हो रही है। कहाँ पर्वत की हाइट और कहाँ वो चीफ, तो इन दोनों में फर्क है भाई, चीफ और माउंटेन हाई। लेकिन फिर भी अपने चीफ को वो बता रहे हैं माउंटेन हाई, यानी इतना ऊंचा पर्वत के बराबर। और यहाँ पर शी सेड ओशंस ऑफ टीयर्स, यहाँ पर भी यही हालत है। तीसरा और सेंटेंस ले लेते हैं। दे वर स्विफ्टर देन ईगल्स। वे ईगल से भी ज़्यादा स्विफ्टर मतलब तेज हैं भागने में, दौड़ने में। तो भाई ऐसा कैसा हो सकता है? ईगल बहुत तेज स्पीड है उसकी, लेकिन नहीं, हमको तो बड़ा चढ़ा के कह रहा है ये सेंटेंस। तो हम ये समझ जाएं कि ये हाइपरबोल हुआ, इसमें फिगर ऑफ स्पीच। 3 एग्जाम्पल आपके सामने बिल्कुल है, जीवंत बता रहा है, और इससे आपको आसानी से समझ में आ रहा है कि भाई ये हाइपरबोल इनके अंतर्गत आते हैं और इनमें विद्यमान है ये फिगर ऑफ स्पीच। स्विफ्ट सही बना है। स्विफ्ट जो गाड़ियां हैं, स्विफ्ट नाम रखे हुए हैं बहुत सारे 4 व्हीलर। स्विफ्ट का मतलब तेज, उसी से बना स्विफ्टर। अब आता है ऑक्सीमोरॉन। ऑक्सीमोरॉन ये क्या है भाई? विरोधाभास। विरोधाभास का मतलब है इस प्रकार के जो फिगर ऑफ स्पीच है उनमें
एंटोनिम वर्ड जरूर यूज हुए होंगे। अब वो कैसे एंटोनिम्स, अब ये तो एग्जाम्पल से ही पता चलेगा। दो विरोधी विचार एक साथ, दो विरोधी विचार एक साथ। अब भाई देखते हैं कैसे ये एक साथ आते हैं दो विरोधी विचार। पहला एग्जाम्पल, दिस इज एन ओपन सीक्रेट। ओपन भी है और सीक्रेट। अब दो बात एक साथ आ गई ना, ओपन भी आ गया और सीक्रेट भी आ गया। समझ गए भाई ये क्या है, ऑक्सीमोरोन है। ओपन मीन्स खुला हुआ, सीक्रेट मीन्स गुप्त। दूसरा एग्जाम्पल, और अ प्लीजिंग पेन ऑफ लव। बहुत बढ़िया। प्लीजिंग पेन, प्लीजिंग माने आनंद देने वाला और पेन माने कष्ट। एक आनंद शब्द यूज हो रहा है और एक पेन शब्द यूज हो रहा है। दोनों विरोधी बातें हैं, यहां पर देखने को मिल ही रही है साफ साफ। तो ऐसा सेंटेंस है, इसमें कौन सा फिगर ऑफ स्पीच है, ऑक्सीमोरोन। अ प्लीजिंग पेन ऑफ लव। तीसरा, द बॉय इज रेगुलरली इर्रेगुलर। रेगुलर और इर्रेगुलर दोनों शब्द एक साथ, वही बात। जब दोनों शब्द एक साथ प्रयोग हो रहे हैं तो क्या होगा, ये ऑक्सीमोरोन। एंटोनिम्स हो गए ये, रेगुलर इर्रेगुलर, प्लीज पेन ओपन सीक्रेट। विरोधी शब्दों का प्रयोग हो रहा है ना, तो यहां पर क्या हम समझेंगे, ऑक्सीमोरोन। इस प्रकार के जो सेंटेंस होंगे उसमें फिगर ऑफ स्पीच ऑक्सीमोरोन होगा। आगे, इसके आगे एक और समझते हैं। ओनोमेटोपोइया। भाई ये क्या है ओनोमेटोपोइया? ध्वनि सूचक। ध्वनि, ओनोमेटोपोइया ध्वनि सूचक यानी आवाज, साउंड। इस शब्द का तो बड़ा कमाल है इस धरती पर। शब्द से ही बहुत सारी चीजें पहचानी जा रही है, बहुत सारी क्या अक्सर शब्द से ही पहचानी जाती हैं। अब यहां एक सेंटेंस लिया जाए, द डॉग बार्क। द डॉग्स बार्क। अब इसका मतलब क्या है, कुत्ते भौंकते हैं। तो ये आवाज, कुत्ते की आवाज, उसकी अपनी एक पहचान है। कुत्ते की आवाज उसकी अपनी एक पहचान है। इस पूरे ब्रह्मांड में हर एक, चाहे वो सजीव हो या निर्जीव हो, सब अपनी एक आवाज लिए हुए हैं। शब्दी धरती, शब्दी आकाश, शब्दी शब्द, भयव प्रकाश। शब्द है और शब्द का मतलब साउंड, उसकी हर एक की आवाज है। कुत्ते का बात, तो ये बात कुत्ते के लिए लगाते हैं। दूसरा एक और एग्जांपल, अभी हम्स, मधुमक्खियां भिनभिनाती हैं, उनकी आवाज है। अ कैट म्यूज, बिल्ली म्याऊ म्याऊ करती है। अब ऐसा तो है नहीं प्रकृति में कि कुत्ता म्याऊ म्याऊ करने लग जाए और बिल्ली भौंकने लग जाए। भाई ऐसा कैसे हो जाएगा? ऊपर वाले ने सबको अपनी अपनी साउंड के साथ भेजा है और अपनी पहचान के साथ भेजा है। और वो पृथ्वी पर हो, चाहे पृथ्वी के नीचे, चाहे पृथ्वी के ऊपर,
अपनी एक आवाज़ लिए हुए हैं, अपनी एक पहचान लिए हुए हैं। तो इसमें कौन सा फिगर ऑफ स्पीच है? ओनोमेटोपोइया। चौथा एग्जाम्पल और देखते हैं भाई, अ कॉक क्रोज। इसका मतलब है बांग लगाना। कॉक मीन्स मुर्गा, मुर्गा बांग लगाता है। अ पैरट टॉक, तोता बोलता है, उसके लिए टॉक से प्रयोग करते हैं। नेक्स्ट, अ लायन रोर्स, शेर दहाड़ता है। एन आस ब्रेज, गधा रेंगता है। और भाई इनकी कुछ आवाज़ हमने यहाँ पर आपके बीच में प्रस्तुत की हैं। इसी से एग्जाम्पल से ही समझ में आ गया कि भाई इनकी ध्वनि। तो इस सेंटेंस में अगर कोई पूछता है परीक्षा में तो आप बता देते हैं कि इसमें कौन सा फिगर ऑफ स्पीच है? ओनोमेटोपोइया। इस तरह से हमने ओवरऑल 7 फिगर ऑफ स्पीच की चर्चा आपके सामने की और पूरा प्रयास यही रहा कि आपको समझ में आ जाए। अपनी तरफ से पूरी कोशिश की, थोड़ी सी कोशिश आपकी भी तरफ से हो जाए। ये जो मैंने बताए हैं 7 फिगर ऑफ स्पीच, बुक में अपनी जो किताब है ग्रामर की उसमें जाकर देख लें और रिवीजन कर लें। 2-4 एग्जाम्पल और उसमें एक्स्ट्रा दिए हुए हैं, उनको भी देख लें। हमेशा हमेशा के लिए ये फिगर ऑफ स्पीच तुम्हारे हो जाएंगे। और जब भी ज़रूरत होगी ये बाण की तरह इनका प्रयोग कर दीजिए। आप युद्ध में जाना है, परीक्षा एक युद्ध है, उसमें जब जाओगे तो एक बाण आपका फिगर ऑफ स्पीच जो तर्कस में से निकलेगा और आपको परीक्षा में सफल कराने में महत्वपूर्ण योगदान देगा। तो एक एक करके हम बहुत सारे बाण ऐसे ही अपने तर्कस में रखते चले जाएं और जब परीक्षा देने जाएं तो जहां जो बाण की ज़रूरत हो निकालो तर्कस में से और उसको प्रयोग कर दो। मेरा तो यही मानना है। और मिलते हैं फिर, जुड़े रहिए इसी तरह से किसी और नए सब्जेक्ट के साथ। तब तक के लिए जुड़े रहिए। धन्यवाद।